चलिए आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे चार्ज अंडर जीएसटी, जो आपका जीएसटी का चैप्टर नंबर 3 है, वो हम स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था आपके पास में। चैप्टर नंबर 2 आपका जो सप्लाई अंडर जीएसटी था, वो हमने बड़े ही फास्ट ट्रैक मैनर में हमने कंप्लीट किया था। बेसिकली उस लेक्चर में मैंने आपको जैसे कि प्रोवाइड किया था कि सबसे पहले मैंने आपको एक क्विक रिवीजन वीडियो प्रोवाइड किया, ठीक है। क्विक रिवीजन वीडियो प्रोवाइड किया, उसके बाद मैंने आपको आईसीआई मॉड्यूल के सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करवा दिए। उसके बाद मैंने आपको जो आपके आईसीआई मॉड्यूल में क्विज करके आपको एमसीक्यूज दे रखे, ठीक है। क्विज टाइम करके आपको जो यहाँ पे एमसीक्यूज दे रखे, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिया। क्विज टाइम करके एमसीक्यू है वो मैंने आपको करवा दिया, और प्लस मैंने लास्ट में और एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जिसमें आपके आईसीआई मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर आप सारे कहे सारे रेलिवेंट क्वेश्चन, सारे रेलिवेंट एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल जो है वो भी मैंने करवा दिया। एक तरीके से रेगुलर लेक्चर में जितना कंटेंट नहीं होता उतना हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, क्योंकि एग्जाम्पल आप देखिए तो मोस्टली रेगुलर लेक्चर में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती मोस्टली, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कवर करी। इवन क्विज़ भी मोस्टली रेगुलर लेक्चर में भी कवर नहीं किए जाते, काफ़ी सारे रेगुलर लेक्चर में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि मोस्टली रेगुलर लेक्चर में इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं करवाए जाते, जो कि आपको यहाँ पे करवा दिए गए। आईसीआई मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, और क्विक रिवीजन तो हमने करवा ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ऑलरेडी चैप्टर 2 का प्रोवाइड हो चुका है। यही सारी चीज़ें आपको रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए भी प्रोवाइड होगी, मतलब कि चैप्टर नंबर 3, 4 आगे जैसे भी बढ़ेंगे हम सारी चीज़ें आपको कवर करवा के चलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे चैप्टर एक साथ आपको अरेंजमेंट के साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आपको कोई चैप्टर में दिक्कत है तो आप देख सकते हैं। स्पीड हमारी नॉर्मल रहेगी, अगर आपको चाहते हैं कि स्पीड बढ़ाना है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं अपना चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। चार्ज ऑफ जीएसटी आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी, चार्ज अंडर जीएसटी कहे आप, ठीक है। बेसिकली रिवर्स चार्ज इसका नाम रहता है, राइट। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसी सर्विस होती है जो प्रोवाइड की जाती है और जहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है। देखिए चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका रिवर्स चार्ज, एक होता है आपका फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। सबसे पहले ये रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम कुछ एक्टिविटी पढ़ेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें हैं सारी की सारी कवर करके चलेंगे, एक भी चीज़ जो रेलिवेंट हो वो हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को कवर करके चलेंगे, जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें हैं पूरे के पूरे चैप्टर में, और इसी में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम जितने भी सबसे पहले रेलिवेंट चीज़ों को, प्रोविजन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, और फिर उसके बाद क्विज टाइम अगर आपके इस चैप्टर के अंदर है तो वो भी देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर आपके आईसीआई मॉड्यूल में इस चैप्टर के अंदर है तो वो भी देखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए तो जल्दी से सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि सर एक होता है एफसीएम, एफसीएम यहाँ पे एक चीज़ होती है आपके पास में एफसीएम, ठीक है, एफसीएम, और एक चीज़ होती है आरसीएम, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब एफसीएम और आरसीएम का फुल फॉर्म क्या है? एफसीएम और आरसीएम का फुल फॉर्म होता है सर, एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एफसीएम का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब इसे लिख लीजिएगा कहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो यहाँ पे सर्विस दे रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे कि शॉर्ट में हम याद करने के लिए लिख देते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस या फिर गुड्स का है, ठीक है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर जो है, ठीक है, सर्विस आपके प्रोवाइडर कह सकते हैं हम, ठीक है, वो टैक्स पे करेगा, ठीक है, टैक्स ये पे करेगा, टैक्स पेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपको कहीं पे भी ट्रांजैक्शन होता है तो हमने पढ़ा सर जीएसटी हमें चार्ज
पे करना पड़ता है। अब जीएसटी जो है वो आपको गवर्नमेंट को यहाँ पे जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। जीएसटी चार्ज होगा और जीएसटी आपको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। अब एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एम, एक पर्सन है मिस्टर एम, ठीक है, और दूसरे पर्सन है मिस्टर एन, ठीक है। ये दो व्यक्ति है। एम जो है वो एक सप्लायर है मान लेते हैं, ठीक है। एम जो है वो एक सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर। और ये जो मिस्टर एन जो है वो रिसिपिएंट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लायर जो है वो गुड्स या फिर सर्विस मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, गुड्स और सर्विस कुछ भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है। और ऑब्वियसली एज पर रूल सर कि बिजनेस पर्पस होता है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए कि बिजनेस पर्पस होता है और प्लस कंसिडरेशन होता है, तो वो ऑलवेज सप्लाई मान लिया जाता है और उस पर ऑलवेज जीएसटी चार्ज होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सेल किया जा रहा है रिसिपिएंट को गुड्स, ठीक है, या फिर सर्विस, और उसके बदले कंसिडरेशन लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा सर। ओके सर, चार्ज होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं बात करूँ अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में मैंने क्या कहा सर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में मैंने कहा जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर गुड्स प्रोवाइडर है, ठीक है, वो टैक्स पे करेगा। मतलब कि टैक्स पे करने का मतलब, मेरा मतलब इससे है कि सर ये जो पर्सन है वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अगर ये सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का केस होता तो यहाँ पे टैक्स गवर्नमेंट को कौन जमा करवाएगा सर, सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स प्रोवाइडर। तो यहाँ पे सप्लायर जो है वो गुड्स दे रहा है या फिर सर्विस दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सप्लायर को इस पे टैक्स लेके, सर टैक्स कौन कहाँ से लेंगे सर, रिसिपिएंट। जो देखिए टैक्स तो अल्टीमेटली आपको ही पे करना है, आपको मतलब कि रिसिपिएंट को। ऑलवेज यहाँ पे जो सर्विस ले रहा है, जो पेमेंट कर रहा है बेसिकली, वही टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, टैक्स आपसे चार्ज कर लिया जाता है। आप नॉर्मली कोई चीज़ परचेस करने जाते हैं तो उसका बिल आपको दिया जाता है और बिल में आप देखेंगे कि लास्ट में जीएसटी वगैरह चार्ज किया होता है। तो अल्टीमेटली बर्डन तो रिसिपिएंट के ऊपर ही है टैक्स पे करने का, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या दिखाता है सर, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये दिखाता है कि टैक्स को जमा करने की लाइबिलिटी किसकी है, ठीक है। बस इतनी सी बात होती है। बाकी अल्टीमेटली टैक्स पे कौन करेगा सर, रेसिपिएंट ऑलवेज, ठीक है। मतलब कि जो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, बेसिकली वो आपका टैक्स पे करेगा बेसिकली, ठीक है। तो वही टैक्स पे करेगा, लेकिन जमा कौन करवाएगा, तो यहाँ पे कहता है उसके लिए दो केस है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कहता है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो सिंपली यहाँ पे सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट से टैक्स का पैसा लेगा और फिर उसे जमा करवाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को ये सप्लायर जो है वो टैक्स को जमा करवाएगा, टैक्स का अमाउंट जो है गवर्नमेंट को सप्लायर जमा करवाएगा अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का केस है तो। सर यहीं पे अगर मैं कहूँ कि यही केस अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का हो जाए तो क्या होगा सर, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस हो जाए, ठीक है, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस हो जाए तो ऑलवेज ध्यान रखिए सर, रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट जो है वही खुद टैक्स जो है वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, ठीक है। इसका मतलब सर अगर रिवर्स चार्ज का केस होगा तो सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट के पास से कोई टैक्स नहीं लेगा क्योंकि उसको जमा करवाना नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सिंपली वो क्या करेगा, सिंपली अपना कंसिडरेशन लेगा और जो टैक्स का अमाउंट है वो रिसिपिएंट किसको देगा सर, गवर्नमेंट को। तो रिवर्स चार्ज में कैसा यहाँ पे डायग्राम बनता है, तो रिवर्स चार्ज में कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। देखिए ये पर्सन है एम जो हमारा सप्लायर है, ठीक है, और ये पर्सन है एन जो हमारा रेसिपिएंट है। यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि इनको कंसिडरेशन पे करेगा मिस्टर एन जो कंसिडरेशन बनता है, और दूसरा एक और एरो बनेगा जो यहाँ पे होगा गवर्नमेंट, ठीक है, जिनको टैक्स पे करेगा वो भी रिसिपिएंट ही पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो इतना सिंपल याद रखिए कि सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो सर्विस रिसिपिएंट, बेसिकली रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा, टैक्स में बेसिकली जमा करवाएगा। बेसिकली इसका मतलब आप लीजिए तो टैक्स गवर्नमेंट को कौन जमा करवाएगा सर, रेसिपिएंट, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर। एफसीएम है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, तो इसमें जो सर्विस दे रहा है या फिर गुड्स दे रहा है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। और आरसीएम के केस में रिसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ये चीज़ आपके पास में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है कुछ एक्टिविटी को स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है सर कि इस एक्टिविटी पे आरसीएम लगेगा,
ठीक है, आरसीएम के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी बताई गई है, स्पेसिफिक एक्टिविटी बताई गई है, ठीक है, एक्टिविटी। और फिर उसके बाद ये बता दिया गया है सर कि इस एक्टिविटी के अलावा कोई एक्टिविटी होगी तो उस पर ऑलवेज एफसीएम लगेगा, ये भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि जो एग्जाम्प्ट होती है तो उस पर तो कोई आपका जीएसटी लगना नहीं है, ठीक है। जो टैक्सेबल एक्टिविटी होती है उसमें दो तरीके की एक्टिविटी होगी। इस पे देखिए, यहाँ पे वो भी चीज़ मैं लिखवा दूँ कि सर एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है। अब उस एक्टिविटीज़ में मैं क्या बात कर रहा हूँ सर, हो सकता है कि वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो, ठीक है, उस पर कोई जीएसटी ना हो, ना लगे, ठीक है। ऐसी भी एक्टिविटी होती है, आपके पास में चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हम एग्जाम्पशन ही पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिस पे कभी भी जीएसटी आपका चार्ज नहीं किया जाएगा, उस पर आपको कोई भी जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक्टिविटी होती है आपके पास में टैक्सेबल एक्टिविटीज़, ठीक है, जो जीएसटी में टैक्सेबल होती है, तो टैक्सेबल एक्टिविटी, ठीक है, टैक्सेबल एक्टिविटी। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर टैक्सेबल में दो तरीके की हो सकती है एक्टिविटी, या तो आरसीएम के हिसाब से टैक्सेबल हो सकता है और हो सकता है कि एफसीएम के हिसाब से टैक्सेबल हो, ठीक है। अब आरसीएम के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी को बता दिया गया है कि इतनी एक्टिविटी पे आरसीएम लगेगा। तो कहता है कि रिमेनिंग एक्टिविटी, अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में एक्टिविटी दिख जाए तो वो कौन सी होगी सर, एफसीएम, ठीक है। मतलब कि अदर एक्टिविटी में लिख दूँ, अदर एक्टिविटी, ठीक है। अदर एक्टिविटी पे ऑलवेज एफसीएम लगेगा। एफसीएम का मतलब सर सप्लायर जो है वो टैक्स जमा करवाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो जल्दी से आ जाइए, सबसे पहले हमने आरसीएम और एफसीएम का मतलब समझा। सर एफसीएम का मतलब होता है कि जो सर्विस या फिर गुड्स प्रोवाइडर है, ठीक है, सप्लायर है बेसिकली, सप्लायर जो है वो टैक्स पे करेगा किसको सर, गवर्नमेंट को। मतलब कि अल्टीमेटली तो रिसिपिएंट के पास से ही टैक्स लेना है, ठीक है। बर्डन जो है टैक्स का ऑलवेज रिसिपिएंट पे होता है, लेकिन यहाँ पे एफसीएम और आरसीएम में होता क्या है कि यहाँ पे टैक्स जमा कौन करवाएगा गवर्नमेंट को, इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो एफसीएम के अंदर कौन जमा करवाएगा सर, सप्लायर। इसका मतलब यहाँ पे कहानी कैसे होगी सर, सप्लायर जो है सबसे पहले रिसिपिएंट के पास से टैक्स का अमाउंट ले लेगा और फिर सप्लायर जो है वो ये टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। एफसीएम का मतलब ये होता है। लेकिन आरसीएम में क्या होता है सर, आरसीएम में जो है रिसिपिएंट को टैक्स जमा करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को। मतलब कि टैक्स का अमाउंट जो है वो सप्लायर को देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में होती है, आपकी लाइबिलिटी बनती है बेसिकली गवर्नमेंट को। जमा कौन करवाएगा, इससे रिलेटेड एफसीएम और आरसीएम, ठीक है। आ जाइए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आरसीएम की कुछ एक्टिविटीज़ आपको इस चैप्टर में बेसिकली वही पढ़ना है कि आरसीएम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आएगी वो पढ़ लीजिए। अगर वो पढ़ लिया तो उसके अलावा जो भी एक्टिविटी है वो क्या है सर, एफसीएम है, ठीक है। बस ध्यान रहे सर वो एक्टिविटी एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। तो एग्जेम्पशन के लिए भी नेक्स्ट चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम एग्जेम्पशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए तो हम ये समझेंगे कि सर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं जिस पे आरसीएम लगेगा ऑलवेज, ठीक है। इसके अलावा जो भी एक्टिविटी होगी वो एफसीएम के अंदर टैक्सेबल होगी, ठीक है, सिवाय एग्जेम्प्ट इनकम के। तो एग्जेम्प्ट इनकम को हम पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आरसीएम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके एक्टिविटी पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ही अच्छे से पढ़िएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि सर ये लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद आप जब देख रहे हैं इसे 2 से 3 बार रिपीट करते रहेंगे। मतलब कि 2 से 3 बार इस लेक्चर को देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा बार देख पाए तो ज़्यादा बार। लेकिन ध्यान रहे सर यहाँ पे इस चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी एक्टिविटीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा यहाँ पे 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चार्ज अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी जिसे कहते हैं। दूसरा एग्जेम्पशन, इसके नेक्स्ट इसके बाद का जो चैप्टर है वो एग्जेम्पशन है। और उसके बाद आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे एक बड़ा क्वेश्चन बन के आता है आपके पास में, एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस पे, ये 3 को मिक्स किया जाएगा। अब इसका रेलिवेंस भी देख लीजिए। अगर चार्ज अंडर जीएसटी आपको जो है, चार्ज ऑफ जीएसटी जो ये चैप्टर क्लियर है तो आपको एग्जेम्पशन में भी समझ आएगा और प्लस आपको जो है यहाँ पे आईटीसी में भी समझ आएगा। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि ये तीनों जो चैप्टर्स है वो इंटर रिलेटेड है। मतलब कि एक चैप्टर भी आप इग्नोर करेंगे तो बड़ा वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों चैप्टर में प्रोविजन पे आपकी कमांड होना ज़रूरी है अगर वो क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहते हो तो,
ठीक है, और बड़ा ही आसान होता है, इतना कुछ यहाँ पे हार्ड नहीं होता। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्टिविटी याद करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो जो आप देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, इस वीडियो को सबसे पहले आप मिनिमम मिनिमम मैं कह रहा हूँ 3 टाइम्स आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्पीड को आप जो है सबसे पहली बार तो नॉर्मल स्पीड में ही रखिए, उसके बाद अगर आप चाहे तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को आप 3 बार मिनिमम देखिए, उसके बाद आप जो है अपने मर्ज़ी से देख सकते हैं। 3 बार देखने से आपका देखेंगे कि 60-70% तो यूँ ही आपको याद हो गया होगा एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेके आऊँगा। तो अगर आपने ये 3 बार 4 बार वीडियो देखा है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको मोर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी आरसीएम के अंदर टैक्सेबल होती है। तो बेसिकली यहाँ से आपका चैप्टर ये स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है। आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होती है बिल्कुल, ठीक है, वो आप सिंपली एक बार रीड करिए तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करेंगे। चार्ज अंडर जीएसटी आपके हाथ में पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और स्टिकी नोट्स आपके पास में होने चाहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको स्टिकी नोट चिपकाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होगी, या फिर आपके पास में कोई नोटबुक है तो नोटबुक रखिए, स्टिकी नोट्स है तो स्टिकी नोट्स। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल होती है वो है जीटीए की सर्विस। देखिए यहाँ पे बात मैं आपको बता दूँ कि आपके सिलेबस में, सीए इंटर के सिलेबस में आपके पास में सर्विस से रिलेटेड आरसीएम आपको पढ़ाया जाता है। गुड्स से रिलेटेड आरसीएम सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए बढ़िया बात है कि गुड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जहाँ पे आरसीएम लगता है, ठीक है, आरसीएम एप्लीकेबल है, वो ऐसी एक्टिविटी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्विस से रिलेटेड सारी एक्टिविटी आपको पढ़नी है, गुड्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को पढ़ना है तो ऊपर आप हेडिंग भी देख सकते हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस पे आरसीएम लगता है। आरसीएम का मतलब होता है रिसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा, मतलब कि टैक्स जमा करवाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी आपके पास में आ जाती है जीटीए। जीटीए का फुल फॉर्म होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी मदद करती है। मतलब कि बेसिकली ऐसी एजेंसीज होती है जिनको हम अपना गुड्स देते हैं और हम कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है, हम उसे जो है एड्रेस देते हैं। बेसिकली हमारे गुड्स वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती है। इसे हम कहते हैं जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है हमें ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रही है। ठीक है, तो अगर सर्विस दे रही है तो इस चीज़ पे आरसीएम लगेगा। आरसीएम का मतलब सर रिसिपिएंट, जो सर्विस रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि अगर जीटीए सर्विस दे रहा है, ठीक है, जीटीए किस चीज़ की सर्विस दे रहा है सर? जीटीए जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है किसी पर्सन को। ठीक है, किसी पर्सन को। अब इस पर्सन को, अब मुझे यहाँ पे ये सिंपली बताएंगे सर रिसिपिएंट कौन है और सप्लायर कौन है, सर्विस का सप्लायर कौन है और सर्विस का रिसिपिएंट कौन है। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सर जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली ये सर्विस सप्लायर हो गया। ठीक है, सप्लायर हो गया। और जो जिस पर्सन को दे रहा है वो क्या होगा सर? रिसिपिएंट, रिसिपिएंट होगा। ठीक है, रिसिपिएंट। अब यहाँ पे समझेंगे कि सर आरसीएम की एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल है, वो एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी के अलावा जो भी एक्टिविटी होगी वो एफसीएम के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर पढ़े तो यहाँ पे जीटीए सर्विस दे रहा है किसी पर्सन को, तो जो पर्सन यहाँ पे सर्विस ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे सर? रिसिपिएंट। और आरसीएम का मतलब क्या होगा सर? आरसीएम का मतलब होगा यहाँ पे कि जो रिसिपिएंट है, ये पर्सन जो ये रिसिपिएंट है वो टैक्स जमा करवाएगा गवर्नमेंट को। मतलब कि जीटीए को सर्विस नहीं, जीटीए सर्विस दे रहा है लेकिन उसको टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, लाइबिलिटी उसकी नहीं है। जो रिसिपिएंट है उसकी लाइबिलिटी बनेगी कि वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाए, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ आरसीएम के अंदर टैक्सेबल है। आरसीएम का मतलब होता है रिसिपिएंट जो है वो टैक्स जमा करवाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि अगर जीटीए सर्विस दे रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है, पर्सन अगर आपके पास में ये फैक्ट्री है जो रजिस्टर फैक्ट्री, ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर फैक्ट्री है,
ये पर्सन जो है वो अगर रजिस्टर फैक्ट्री है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा, लेकिन सर अगर अनरजिस्टर फैक्ट्री है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए सर्विस पे, जीटीए जो है ये सर्विस पे टैक्स पे जमा करवाएगा। ठीक है। और ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो पर्सन बोल रहा हूँ वही पर्सन अगर रिसिपिएंट है तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा, इसके अलावा कोई भी पर्सन है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा और जीटीए को यहाँ पे जो है सर्विस पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े अच्छे से यहाँ पे नाम सुनिए। फैक्ट्री होना चाहिए लेकिन रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर फैक्ट्री। अगर रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर फैक्ट्री है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अगर कोई सोसाइटी है जो रजिस्टर होनी चाहिए, रजिस्टर सोसाइटी है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। सर यहाँ पे तीसरा नाम है कोई ऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जो भी रजिस्टर होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। कोई अगर पर्सन है जो कि रजिस्टर होना चाहिए, पर्सन कोई रजिस्टर है जीएसटी के अंदर, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी आप कह सकते हैं, रजिस्टर होना चाहिए जीएसटी के अंदर, अगर उसको सर्विस दी जा रही है तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और रिवर्स चार्ज के अंदर ये सारे पर्सन जो रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी कॉरपोरेट बॉडी कॉरपोरेट है जो कि एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, एस्टेब्लिश है मतलब कि रजिस्टर वगैरह हम कह सकते हैं, तो एस्टेब्लिश है, बॉडी कॉरपोरेट एस्टेब्लिश है, अगर उससे सर्विस दी जा रही है जीटीए के द्वारा तो ये बॉडी कॉरपोरेट जो है वो टैक्स जमा करवाएगी गवर्नमेंट को। इसके बाद बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा इस चीज़ को, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन ध्यान रहे सर ये रजिस्टर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक हमने सारे पॉइंट पढ़े कि भाई फैक्ट्री होनी चाहिए रजिस्टर, अगर अनरजिस्टर है तो एफसीएम लगेगा। ठीक है, फैक्ट्री होनी चाहिए लेकिन रजिस्टर होनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा सोसाइटी लेकिन रजिस्टर होनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए लेकिन एस्टेब्लिश मतलब कि रजिस्टर होनी चाहिए। पर्सन होना चाहिए लेकिन रजिस्टर होना चाहिए तो रिवर्स चार्ज लगेगा। बॉडी कॉरपोरेट लेकिन रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो या फिर नॉन रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज आरसीएम लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा और आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं दूँ सर कि एक बॉडी कॉरपोरेट है, या फिर मैं एक एग्जाम्पल छोड़ फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ सर, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है जो कि अनरजिस्टर है। क्या है सर? अनरजिस्टर है। और यहाँ पे ये फैक्ट्री सर्विस ले रही है जीटीए से, मतलब कि इस फैक्ट्री को यहाँ पे अपने गुड्स को कहीं और भेजने होंगे, तो उसने क्या करा सर, जीटीए को यहाँ पे हायर कर दिया, मतलब कि जीटीए को यहाँ पे फीस पे कर दिए और जीटीए को बोला है कि हमारे गुड्स जो है वो आप यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह भेजने में मदद करिए। तो जीटीए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है, मतलब कि जीटीए क्या है सर, जीटीए जो है वो सप्लायर है और फैक्ट्री क्या है सर, रेसिपिएंट है। अब यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा या फिर एफसीएम लगेगा, बताइए, आरसीएम लगेगा या फिर एफसीएम? तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, एफसीएम लगेगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री जो है वो अनरजिस्टर है। हमने यहाँ पे पढ़ा सर, फैक्ट्री जो है अगर रजिस्टर हुआ तो आरसीएम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफसीएम लगेगा और एफसीएम लगेगा तो जीटीए को जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, टैक्स पे करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो जीटीए यहाँ पे फैक्ट्री से टैक्स का अमाउंट लेगा और फिर गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है जो कि अनरजिस्टर है और वो सर्विस ले रहा है जीटीए से, ठीक है, इनको भी गुड्स अपने ट्रांसफ़र करवाने होंगे कहीं और, ठीक है, तो वो सर्विस ले रहा है। तो यहाँ पे बताइए आरसीएम लगेगा या फिर एफसीएम लगेगा? तो यहाँ पे ऑलवेज आरसीएम लगेगा, ऑलवेज ध्यान रखिए, ऑलवेज आरसीएम लगेगा। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के केस में यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो या फिर अनरजिस्टर, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो या फिर अनरजिस्टर, अगर वो सर्विस ले रहा है जीटीए से, ठीक है, तो ऑलवेज यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म ही यहाँ पे टैक्स जमा करवाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपली नॉर्मल पॉइंट है, रजिस्टर होना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको भी यहाँ पे अगर सर्विस दी जा रही है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पर्सन याद होने चाहिए। इस पर्सन के अलावा कोई अदर पर्सन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार बता रहा हूँ सर, यहाँ पे जीटीए अगर सर्विस दे रहा है फैक्ट्री को, सोसाइटी को, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, पर्सन को, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है रजिस्टर होनी चाहिए, बॉडी कॉरपोरेट को रजिस्टर होनी चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में रजिस्टर हो या फिर ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिवर्स चार्ज लगेगा।
फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। ठीक है, तो ये सारे पर्सन आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, बेसिकली 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे आपको वैसे भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करें सर, कि अगर जीटीएस सर्विस दे रहा है डिपार्टमेंट या फिर आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट है या फिर एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे, अगर उनको सर्विस दी जा रही है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी, उस पर आरसीएम नहीं लगता। ठीक है, ये एग्जम्पशन चैप्टर का पॉइंट है, एग्जम्पशन चैप्टर का पॉइंट है, वहाँ पे पढ़ेंगे हम। फिर से यहाँ पे जो है ये रेफरेंस है इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ, वापस से ये आपको एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज है। ठीक है, ये 3 अगर लोग हैं, कौन कौन है सर? डिपार्टमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी। इन शॉर्ट मैं कहूँ सर, डिपार्टमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगर कोई भी डिपार्टमेंट है या फिर एस्टेब्लिशमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज है, ठीक है, तो इनके पास से कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा, मतलब कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये आरसीएम के लिए अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो जीटीए जो है यहाँ पे ध्यान रहे सर, इन सारे पर्सन को यहाँ पे सर्विस दे रहा है। ठीक है, फैक्ट्री हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, बॉडी कॉरपोरेट हो गया, ठीक है, इनको सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो आपका जो है क्या लगेगा सर? एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन ध्यान रहे सर, उन पर्सन में ये 3 पर्सन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन 3 पर्सन को यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये पॉइंट हम एग्जेम्पशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस था इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास में क्लियर होना चाहिए। अब इस पॉइंट से रिलेटेड मैं यहाँ पे 1-2 चीज़ बता दूँ जो आप यहाँ पे लिख लेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको जो है चार्ट में दे रखा है, तो वहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे बता दूँ सर, रिवर्स चार्ज कितना % लगेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया। इस पे जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर छोटा मोटा एमसीक्यू आ गए उसके हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, अगर जीवी यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें सर, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कितना % जीएसटी लगेगा सर? तो जीएसटी के अंदर आपका 5% जीएसटी लगेगा, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से चल रहा है तो। लेकिन यहाँ पे एक क्या कहते हैं, रिलीफ दी गई है। कहता है कि जीटी अगर चाहे तो खुद से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है और रेसिपिएंट को यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी से मुक्त कर सकता है। मतलब कि जीटी अगर खुद यहाँ पे ये कहना चाहता है कि वैसे तो इस पे आरसीएम लगना है, ठीक है, लेकिन मैं एफसीएम के लिए तैयार हूँ, मैं खुद ये लाइबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूँ, एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि रजिस्टर है। क्या है सर? फैक्ट्री है और रजिस्टर है। ठीक है, फैक्ट्री और रजिस्टर है और ये सर्विस ले रही है जीटीए से, जीटीए से। अब मुझे बताइए, इस पे आरसीएम लगना चाहिए या फिर एफसीएम सर? ऑब्वियसली आरसीएम, क्योंकि फैक्ट्री रजिस्टर है, अगर ये सर्विस ले रही है तो यहाँ पे आरसीएम लगेगा। ठीक है, मतलब कि फैक्ट्री को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि टैक्स हमें पे करना पड़ेगा फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री यहाँ पे घबरा जाती है और यहाँ पे इसी के कारण जीटीए के कस्टमर कम हो जाते हैं कि हमें टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, दिक्कत आएगी वगैरह वगैरह चीज़ें। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो जीटीए यहाँ पे क्या कर सकता है, एक डिक्लेरेशन दे सकता है कि मैं एफसीएम के हिसाब से अपना टैक्स पे करूंगा, मतलब कि रिसिपिएंट को बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आरसीएम अप्लीकेबल है, मतलब कि फैक्ट्री को ही यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन अगर जीटीए चाहे तो डिक्लेरेशन दे सकता है, गवर्नमेंट ने ये रिलीफ प्रोवाइड कर दी है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है कि अगर जीटीए यहाँ पे खुद से एफसीएम के हिसाब से ऑप्ट करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एफसीएम के हिसाब से करना चाहे तो जीटीए खुद यहाँ पे टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है। गवर्नमेंट कहता है हमें सिंपली टैक्स का अमाउंट मिलना चाहिए, चाहे कोई भी दो। ठीक है, जीटीए के केस में ये रिलीफ है, याद रहे। ठीक है, जीटीए के केस में ये रिलीफ आपको दी गई है। तो यहाँ पे कहता है कि आप जो है जमा करवाए या फिर जीटीए जमा करवाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको 5% जमा करवा देना है। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से फैक्ट्री जमा करवा दीजिए हमारे एग्जांपल के हिसाब से, या फिर एफसीएम ऑप्ट कर रखा है तो 5% के हिसाब से जो है जीटीए हमें जमा करवा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी पर्सन हमें जो है 5% जीएसटी जमा करवा दो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक दिक्कत आने लगी सर, कहता है कि हमें जीटीए कहता है कि सर हमें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो हम टैक्स यहाँ पे आपको जमा करवा रहे हैं उस पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। बेसिकली ये तो रिवीजन लेक्चर है तो आप पढ़ के आते होंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपली मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जीटीए कहने लगा गवर्नमेंट को, सर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए।
तो गवर्नमेंट ने कहा सर हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे सर अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो आपको हमें 12% जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। मतलब कि अगर जीटीए को इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो वो 12% टैक्स जमा करवाएगा, और अगर नहीं चाहिए तो 5% टैक्स जमा करवाएगा। इतनी चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। इस पे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए जीटीए जो है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे जीएसटी पे कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीटीए जो है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे ऑप्ट कर चुका है, वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से अपना जीएसटी पे करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर जीटीए को अगर यहाँ पे आईटीसी चाहिए तो कितना परसेंट यहाँ पे टैक्स होगा, तो वो 12% होगा। अगर आईटीसी नहीं चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं चाहिए, तो कितना परसेंट होगा, 5%, ठीक है। इतना चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए। क्लियर। इसके बाद तो छोटी मोटी, ये सबसे बड़ी एक्टिविटी थी, इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन इसके बाद अब छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है। अब सिंपली आपको याद करना है। सिंपली देखिए, अब सेकेंड एक्टिविटी, हमने फर्स्ट एक्टिविटी रिवर्स चार्ज के अंदर पढ़ लिया, वहाँ पे हमें रिलीफ भी दिया गया था कि अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं सर, आप चाहे तो एफसीएम ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जीटीए चाहे तो एफसीएम ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दे रखा है, ये 2 पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसे इग्नोर करके छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी कहता है कि कोई इंडिविजुअल आपका एडवोकेट है, ठीक है, इंडिविजुअल एडवोकेट है या फिर कोई सीनियर एडवोकेट है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है या फिर कोई सीनियर एडवोकेट है या फिर कोई एडवोकेट की फर्म है, ठीक है, फर्म ऑफ एडवोकेट, अगर ये लीगल सर्विस दे रहे हैं किसी पर्सन को, ठीक है, और वो पर्सन कौन हो सकता है सर, पर्सन जो है वो बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होता है रजिस्टर बिजनेस एंटिटी कोई है, ठीक है, उसे सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। रिवर्स चार्ज के अंदर बिजनेस एंटिटी को यहाँ पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे सर, वर्ड पे ध्यान देना, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए किसको, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर है, रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो ही आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर ये सर्विस जो है किसी और पर्सन को, बिजनेस एंटिटी के अलावा कोई और पर्सन को यहाँ पे दिया जा रहा है सर्विस, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ पे एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड एक्टिविटी की बात करें सर, कि आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल जो है सर्विस दे रहा है, ठीक है, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को, वो भी रजिस्टर होनी चाहिए, रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, तो वहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा और ये बिजनेस एंटिटी को जो है टैक्स जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। और बिजनेस एंटिटी के अलावा कोई भी पर्सन होगा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा सर, एफसीएम। अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, मैं एग्जाम्पशन चैप्टर यहाँ पे लिंक करवा के नहीं पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पशन चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तब आप एक ऐसी एक्टिविटी पढ़ेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी, एग्जाम्पल दूँ तो यही एक्टिविटी में एग्जाम्पल में दे देता हूँ कि सर अगर आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल जो है वो रजिस्टर बिजनेस एंटिटी, यहाँ पे क्या है सर, टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल का मतलब होता है रजिस्टर बिजनेस एंटिटी, ठीक है, रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो आरसीएम लगेगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी पर्सन तो एग्जेम्पशन मिलती है, आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। मतलब कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जो कि रजिस्टर है, तो आरसीएम लगेगा, जीएसटी, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी पर्सन है तो वहाँ पे कोई भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होता। लेकिन वो एग्जेम्पशन चैप्टर का पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिंक करवाना नहीं चाहता, मैं नॉर्मल आपका दिमाग चलवाना चाहता हूँ। सिंपली नॉर्मल हमारा दिमाग क्या चलता है सर, नॉर्मल हमारा दिमाग ये चलता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो आरसीएम, इसके अलावा कोई भी पर्सन हो तो एफसीएम लगेगा, ठीक है। फिर मैं आपको जो है एग्जाम्पशन चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ बता दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम जो है इस चार्ट पे आ जाएंगे। ये चार्ट जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ सर, आरसीएम बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो भी एक्टिविटी है मैंने क्या दिया कि सर एफसीएम होगा, ठीक है। बस इसके अलावा जो भी एक्टिविटी होगी उसमें कुछ एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा पढ़ा दूंगा जो एग्जाम्पशन में कवर होती है। तो अब रिमेनिंग जो बची वो क्या होगी सर, एफसीएम का टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आरसीएम के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद एग्जाम्पशन में मैं आपको सारी चीज़ें लिंक करवा दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पशन बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा और रिवर्स चार्ज के अंदर बिजनेस एंटिटी जो है वो टैक्स जमा करवाएगी गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एक्टिविटी कहता है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है। सर कौन दे रहा है सर, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है। लेकिन ध्यान रहे सर, किसको दे रहा है, बॉडी कॉरपोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को जो कि
टैक्सेबल मतलब कि रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पे रजिस्टर वर्ड है, ध्यान रहे सर, कोई रजिस्टर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पे सर्विस दी जा रही है। ठीक है, कौन सी सर्विस सर? स्पॉन्सरशिप की सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो क्या कहा मैंने सर? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है, लेकिन ध्यान रहे सर रिसिपिएंट 2 पर्सन होने चाहिए। कौन से 2? एक तो बॉडी कॉर्पोरेट होगा रजिस्टर्ड तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, या फिर रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म होगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन होगा तो एफसीएम लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये खूब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस चाहे कोई भी पर्सन दो उससे कोई मतलब नहीं है। स्पॉन्सरशिप सर्विस चाहे कोई भी पर्सन दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रिसिपिएंट है अगर ये 2 पर्सन है रजिस्टर पर्सन, ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, वरना एफसीएम लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर जो है कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पे यूनिट अगर सर्विस दे रहा है, किसको सर? रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को। किसको सर? रजिस्टर बिजनेस एंटिटी, टैक्सेबल टेरिटरी। रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्या लगेगा सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। ठीक है, कहता है कि अगर ये गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, अगर यहाँ पे ये गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे या फिर सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट की सर्विस दे रहे हैं, या फिर एयरक्राफ्ट और वेसल की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे सर, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हैं, कौन दे रहा है सर? यही गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट। अगर ये गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट जो है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हैं, या फिर पोस्ट की सर्विस दे रहे हैं, या फिर एयरक्राफ्ट और वेसल की सर्विस दे रहे हैं, या फिर आपके पास में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर पैसेंजर की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, तो अगर ये सर्विस दी जा रही है तो उस पर आरसीएम नहीं लगता, उस पर आरसीएम नहीं लगता, या तो वो एक्टिविटी एग्जम्प्ट होगी या फिर उस पर एफसीएम लगेगा। तो इतनी चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए, इतनी चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे एक समरी लिख के दे दी है कि अगर यहाँ पे जीटीए, सॉरी जीटीए नहीं, सीजी गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो, लोकल अथॉरिटी हो, अगर ये सर्विस दे रहे, किसको सर? किसी रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को, ठीक है, किसी रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को यहाँ पे सर्विस दी जा रही है तो आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और यहाँ पे इस बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा सर? बिजनेस एंटिटी को यहाँ पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, तो बिजनेस एंटिटी को यहाँ पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं। कहता है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी जा रही है, मतलब कि ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोग अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगता। लेकिन ध्यान रहे सर, यह सामने वाला बिजनेस एंटिटी या फिर कोई भी पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रजिस्टर बिजनेस एंटिटी नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्टर बिजनेस एंटिटी निकला तो आरसीएम ही है, ठीक है। इसके बाद पोस्ट की बात करें तो पोस्ट के केस में कोई भी पर्सन हो, रजिस्टर बिजनेस एंटिटी ही क्यों ना हो, उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। वैसल एयरक्राफ्ट, सामने वाला कोई भी पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आरसीएम नहीं लगेगा। और ट्रांसपोर्ट की सर्विस, चाहे वो गुड्स हो, पैसेंजर हो, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये 4 सर्विस दे रहा है तो उस पर एफसीएम लगेगा ऑलवेज, या फिर एग्जम्प्ट होगा, ठीक है, ये वो फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख के रखिए एफसीएम, ठीक है। अगर एग्जाम्शन में ये एक्टिविटी होगी तो वो एग्जम्प्ट होगी, वरना ये एक्टिविटी एफसीएम के अंदर टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे एफसीएम के अंदर टैक्सेबल होगा, एफसीएम, ठीक है। अगर एग्जाम्शन में कवर नहीं है तो एफसीएम के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपके पास? ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ओके। अब ध्यान रहे सर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसी चीज़ है कि कोई भी सामने वाला पर्सन हो ऑलवेज एफसीएम लगेगा, लेकिन ध्यान रहे सर, वैसे आपका जो है रजिस्टर बिजनेस एंटिटी हुआ तो आरसीएम ही लगेगा, ठीक है। ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए, क्योंकि इसको स्पेसिफिक आपको जो है ट्रांजेक्शन के साथ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो बाकी सारे में कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे में रजिस्टर बिजनेस एंटिटी भी होगी तो आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहता है कि सामने वाली अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, एफसीएम लगेगा। अगर कोई बिजनेस एंटिटी
के अलावा कोई भी पर्सन है, एफसीएम लगेगा। अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर बिजनेस एंटिटी निकला तो यहाँ पे आरसीएम ही लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन को यहाँ पे सर्विस दी जा रही है, लेकिन अदर देन रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। ठीक है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी के अलावा कोई भी पर्सन को यहाँ पे सर्विस दी रखी है तो वो एफसीएम के अंदर टैक्सेबल होगा। मतलब कि रिसिपिएंट को कोई टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही समझ लेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पे देखते हैं 5A करके, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे कवर करवा दिया। सर अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस दी जा रही है किसी पर्सन जो रजिस्टर है, कोई रजिस्टर पर्सन को सर्विस दी जा रही है, तो यहाँ पे आपके पास में ध्यान रहे सर, यहाँ पे आपके पास में ध्यान रहे, ऑलवेज आपके पास में रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, रजिस्टर पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बिजनेस एंटिटी लिखवा है, यहाँ पे एक चीज़ कर दीजिए कि बिजनेस एंटिटी हो या फिर कोई रजिस्टर पर्सन ही क्यों ना हो, कोई अदर पर्सन भी। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, कोई अदर पर्सन भी क्यों ना हो। ठीक है, कोई रजिस्टर पर्सन भी क्यों ना हो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपके पास में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ध्यान रहे सर, सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एफसीएम, और रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा सर, आरसीएम। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पे वापस से लिखवा दूँ कि सर रेंटिंग ऑफ, ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी जा रही है, कौन दे रहा है सर, वही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। अगर रजिस्टर पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी रजिस्टर पर्सन हो, एंटिटी हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, रजिस्टर पर्सन को दे रहे हैं तो ऑलवेज आरसीएम लगेगा। इसके अलावा ध्यान रहे सर, अगर यहाँ पे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जा रही है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पे क्या लगेगा सर, एफसीएम। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिए साइड में कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो आरसीएम लगेगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो क्या लगेगा सर, एफसीएम। ये चीज़ आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं, यहाँ पे जो न्यू अमेंडमेंट थी लास्ट टाइम के, कहता है कि वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ठीक है, अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर कोई भी पर्सन सर्विस दे रहा है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की कोई भी पर्सन सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे ऑलवेज आरसीएम लगेगा, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर है तो। ठीक है, मतलब कि सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर है तो ऑलवेज आरसीएम लगेगा, अगर अनरजिस्टर है तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखवा दूँ, वो लिख लीजिएगा कि यहाँ पे चीज़ क्लियरली नहीं लिखी है, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, वो लिख लीजिएगा। कहता है कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की, देखिए इसकी समरी मैंने यहाँ पे लिखवा दी है, ये आप ज़रूर से नोट डाउन करेंगे कि सर अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को आप लेट आउट करते हैं, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर आप लेट आउट करते हैं, अगर ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लगेगा। मतलब कि आरसीएम में जो ये रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस ले रहा है, रिसिपिएंट, वही टैक्स पे करेगा। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर सामने वाला पर्सन जो है रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर है तो ये आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी एक्टिविटी, मतलब कि कोई जीएसटी नहीं लगेगा इस पर। तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की बात करें सर, तो सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर है तो आरसीएम लगेगा, लेकिन अनरजिस्टर है तो वो चीज़ एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सर, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, मतलब कि रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो कमर्शियल ड्वेलिंग है। अगर कमर्शियल ड्वेलिंग है तो ध्यान रहे सर, ऑलवेज उस पर एफसीएम लगता है, टैक्सेबल होता है, ऑलवेज एफसीएम। ये चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो उसमें दो चीज़ होगी, अगर यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस सॉरी रजिस्टर पर्सन है, ठीक है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में अगर कोई रजिस्टर पर्सन है तो यहाँ पे कहता है आरसीएम लगेगा, और अनरजिस्टर है तो एग्जेम्प्ट है, और कमर्शियल में तो ऑलवेज आपका एफसीएम लगता है, चाहे वो रजिस्टर हो अनरजिस्टर हो, एफसीएम लगेगा। ठीक है, ये एक्टिविटी आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सिक्स्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 कहता है कि अगर सर्विस दी जा रही है डायरेक्टर के द्वारा, कोई अगर डायरेक्टर यहाँ पे सर्विस दे रहा है, किसको सर, कोई कंपनी को या फिर कोई बॉडी कॉरपोरेट को जो रजिस्टर होनी चाहिए, कोई रजिस्टर कंपनी है या फिर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है, डायरेक्टर अगर सर्विस दे रहा है तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टर सर्विस दे रहा है किसी कंपनी को या फिर बॉडी कॉरपोरेट को, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि सर सर्विस सप्लाई बाय इंश्योरेंस एजेंट, अगर इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है, किसको सर, एनी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, जो इंश्योरेंस बिजनेस चलाने वाला कोई भी पर्सन को यहाँ पे सर्विस दी जा रही है,
ठीक है। मतलब कि इंश्योरेंस एजेंट कोई ऐसे पर्सन जो बिजनेस चला रहा है इंश्योरेंस का, उसे सर्विस दे रहा है तो ऑलवेज रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिवर्स चार्ज के अंदर ये जो बिजनेस चलाने वाला पर्सन है वो टैक्स जमा करवाएगा, रिसिपिएंट बेसिकली। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करें रिकवरी एजेंट। अगर रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा है किसी बैंकिंग कंपनी को, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, ठीक है, तीन लोग हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बैंकिंग कंपनी, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और तीसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। अगर ये 3% को सर्विस दी जा रही है, रिकवरी एजेंट अगर ये 3% को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिवर्स चार्ज के अंदर ये 3% जो है जिसको भी सर्विस दे रहे हैं वो यहाँ पे टैक्स जमा करवाएंगे गवर्नमेंट को। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर सर्विस दी जा रही है किसके द्वारा सर? म्यूज़िक कॉम्पोजिटर, या फिर फोटोग्राफर, या फिर आर्टिस्ट। अगर सर्विस जो है ये दो लोग, ये तीन लोग दे रहे हैं, म्यूज़िक कॉम्पोजिटर, फोटोग्राफर या फिर आर्टिस्ट अगर सर्विस दे रहे हैं किसको सर? किसी म्यूज़िक कंपनी को या फिर कोई प्रोड्यूसर है उसको दे रहे हैं। ठीक है। उसको यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिवर्स चार्ज के अंदर म्यूज़िक कंपनी या फिर ये जो प्रोड्यूसर है जो सर्विस ले रहे हैं इनके पास से, ये यहाँ पे टैक्स जमा करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दूँ, कोई म्यूज़िक कॉम्पोजिटर या फिर कोई फोटोग्राफर या फिर कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, अगर ये सर्विस दे रहे किसी म्यूज़िक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, किसी भी ऐसे पर्सन को, ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिवर्स चार्ज के अंदर ये लोग जो सर्विस ले रहे हैं वो यहाँ पे टैक्स जमा करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रहे सर, अगर ऑथर सर्विस दे रहा है, ऑथर कैसे सर्विस देते हैं? वही फोटोग्राफर वगैरह सर्विस देते हैं, वही सर्विस यहाँ पे दी जाती है। तो क्या कहा मैंने सर? अगर ऑथर सर्विस दे रहा है, ऑथर कौन सी सर्विस दे सकता है? कॉपीराइट की सर्विस दे सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से फोटोग्राफर होते हैं तो अपने फोटोज़ की कॉपीराइट्स देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ऑथर भी अपना जो है बुक्स लिखते हैं, और बुक्स की कॉपीराइट की सर्विस किसे देते हैं सर? अगर किसी कोई पब्लिशर, कोई भी पब्लिशर हो, ठीक है, कोई भी पब्लिशर को यहाँ पे सर्विस दी जा रही है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और ये पब्लिशर जो है वो जीएसटी जमा करवाएंगे गवर्नमेंट को। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। लेकिन इसके केस में, ऑथर के केस में एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑथर चाहे तो, अगर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अगर ऑथर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करना चाहता है, कैसा होता था? देखिए यहाँ पे बेसिकली एक कारण होता था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का, यहाँ पे ऑप्शन देने का एक कारण था। गवर्नमेंट ने ये देखा कि सर ऑथर के केस में अगर ऑथर सर्विस दे रहा है किसी पब्लिशर को तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से पब्लिशर को, गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होता था कि मल्टीपल पब्लिशर जो है छोटे मोटे ऑथर को यहाँ पे सर्विस लेते नहीं थे इनके पास से, मतलब कि इनकी बुक्स जो है वो यहाँ पे कॉपीराइट नहीं लेते थे, बिकॉज ऑफ कि ये छोटे मोटे ऑथर होते हैं तो उनके हिसाब से उनकी जो जीएसटी लाइबिलिटी बन जाती है कि गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि छोटे मोटे ऑथर्स को यहाँ पे मोटिवेशन नहीं हो पाएंगे, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो यहाँ पे एक प्रोविज़न डाल दिया गया, रिलीफ दे दी गई कि अगर ऑथर खुद चाहे तो एफसीएम के अंदर अपना डिक्लेरेशन दे सकता है, मतलब कि उस एफसीएम को डिक्लेरेशन देने के बाद पब्लिशर को कोई टैक्स जमा नहीं करवाना पड़ेगा। पब्लिशर को सिंपली यहाँ पे पेमेंट कर देना है, ऑथर जो है अपना पेमेंट के अंदर से जो भी जीएसटी बनता है वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑथर अगर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपना डिक्लेरेशन दे सकता है, और डिक्लेरेशन देने के लिए 3 पॉइंट आपको ऑथर को यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। ठीक है। जीएसटी के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर नहीं है तो लेना पड़ेगा, अगर है तो बढ़िया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन ले लो अगर नहीं है तो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसे अपने इनवॉइस, जो भी इनवॉइस होता है वो इनवॉइस देता है। ठीक है। कंसिडरेशन मिलने के बाद इनवॉइस देता है तो इनवॉइस पे ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से खुद टैक्स जमा करवाएगा गवर्नमेंट को, मतलब कि डिक्लेरेशन। ठीक है। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है, कि वो खुद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लाइबल है वो चीज़। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी आपको लिखा होगा कि उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा ये वर्ड यही लिख रहा है, यहाँ पे सिंपली सेकंड पॉइंट लिख दीजिए, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। ठीक है। और यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा कि ये डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। ठीक है। डिक्लेरेशन। ठीक है। सिंपली फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा सर? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहा सर? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको।
ठीक है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको। और थर्ड पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि सर अगर आपने ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, मतलब कि अगर कोई ऑथर है वो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्ट कर लेता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का, तो वो 1 साल से पहले 1 साल से पहले इसे विड्रॉ नहीं कर पाएगा, नॉट विड्रॉ। ठीक है, 1 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर पाएगा, मतलब कि उस 1 साल तक आपको जो है कंपलसरी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहना पड़ेगा। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। तो 3 पॉइंट हो जाते हैं टोटल। अच्छा, डिक्लेरेशन का देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। तो ये सेकंड पॉइंट वही चीज़ है जो कि मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, तो 3 पॉइंट है बेसिकली, यहाँ से मिटा दीजिए, यहाँ पे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिया है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट आपका हुआ कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हुआ कि आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इनवॉइस के अंदर। और तीसरा पॉइंट ये हुआ कि आप 1 साल से पहले इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे एफसीएम ऑप्ट कर सकते हैं। आपका मतलब ऑथर यहाँ पे एफसीएम ऑप्ट कर पाएगा। और एफसीएम के अंदर पब्लिशर को यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं जमा नहीं करवाना पड़ेगा, ऑथर खुद टैक्स जमा करवाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, ध्यान रहे सर, अभी तक हम 2 ही ऐसी एक्टिविटी पढ़े हैं जहाँ पे रिलीफ का कोई ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले जीटीए में ऐसी कोई रिलीफ दी गई थी कि अगर जीटीए चाहे तो एफसीएम का ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। और दूसरी एक्टिविटी ये ऑथर, ये 2 ही ऐसी एक्टिविटी हमने अभी तक पढ़ी है जहाँ पे ऐसा ऑप्शन कोई मिलता है जहाँ पे आप जो है एफसीएम ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी एक्टिविटी में आपको एफसीएम का ऑप्शन नहीं मिलता। जहाँ पे आरसीएम लगना है वो कंपलसरी वहाँ पे आरसीएम ही लगेगा, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, ये 2 ही चीज़ों में आपको जो है ऑप्शन मिलता है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद 10th एक्टिविटी देखें तो अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई, ठीक है, अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी अगर ये सर्विस दे रहे हैं किसको सर, आरबीआई को सर्विस दे रहे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आरबीआई को यहाँ पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके बाद कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, ठीक है, कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, अगर ये सर्विस दे रहे किसको, 2 ही पर्सन है, एक बैंकिंग कंपनी और एक एनबीएफसी, ये 2 पर्सन को यहाँ पे सर्विस दी जा रही है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन है तो क्या लगेगा सर, एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है वो अगर ये 2 पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो आरसीएम लगेगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन होगा एफसीएम लगेगा। इसके बाद बात करें बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, ये वर्ड एज इट इज़ याद रखिए, इसका मतलब समझ में आता है नहीं आता है वो रेगुलर क्लास में पढ़ा होगा आपने, नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही आपको देता है कि मिस्टर रमेश बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिखाया जाता है, तो इतना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता। एज इट इज़ यहाँ पे वर्ड ध्यान रखिए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सर्विस दे रहे किसी बैंकिंग कंपनी को तो रिवर्स चार्ज लगेगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी होगा तो एफसीएम लगेगा। ठीक है, तो नाम याद रखना, बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में एक ही नाम है, बैंकिंग कंपनी। अगर बात करें अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट तो उसमें 3 नाम है, सॉरी 2 नाम है, बैंकिंग और एनबीएफसी। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें रिकवरी एजेंट की, हमने बात करी थी रिकवरी एजेंट की। रिकवरी एजेंट में के अंदर 3 नाम थे, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, नोट्स भी बना लेना ऐसा ज़रूरी पड़े तो। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 13 कहता है कि अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट का कोई एजेंट है जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, किसे दे रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। और रिवर्स चार्ज के अंदर ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है वो अपना टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि अगर सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है, कौन दे रहा है सर, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कि अगर सिक्योरिटी सर्विस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे सर्विस दे रहा है किसको सर, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे सर्विस दे रहा है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। इसको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिख रखे, एज इट इज़ आप लिख दीजिएगा और एरो कर दीजिएगा कि इस एक्टिविटी से रिलेटेड ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले तो देखिए मैंने ये आपको नॉर्मल चीज़ ये जो कहा है वही कहा कि सर अगर कोई भी पर्सन है, आपका बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन है सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो ऑलवेज आरसीएम लगेगा। ठीक है, ऑलवेज आरसीएम लगेगा। लेकिन ध्यान रहे सर अगर एक्टिव यहाँ पे जो सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट निकला तो आरसीएम लगेगा, सॉरी एफसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैंने क्या कहा सर, पर्सन जो है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन है अगर वो सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, तो आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर पर्सन जो सर्विस दे रहा है वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट निकला
ठीक है, तो ऑलवेज एफसीएम लगेगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सर, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो है, लेकिन सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो भी ऑलवेज आपका एफसीएम लगेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंपली यही एक एक्टिविटी याद रखिए। इसके अलावा कोई भी पर्सन हो जाए, कोई भी एक्टिविटी हो जाए, वो एफसीएम के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सर्विस देने वाला कौन होगा सर, वो पर्सन जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। और लेने वाला कौन होगा सर, रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए। बस इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी आ जाए वो एफसीएम के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद एक्टिविटी नंबर, अच्छा यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ानी होती है। बेसिकली यहाँ पे दे रखा है तो पढ़ लेते हैं एक बार। ये चीज़ आपका एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर आएगा, फिर से एक बार मैं बताऊंगा एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है, ठीक है, कोई भी पर्सन दे रहा है सिक्योरिटी, अगर सर्विस दी जा रही है कोई भी पर्सन दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला रिसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है, तीन लोग कहा मैंने। सबसे पहला डिपार्टमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, या फिर तीसरा पर्सन गवर्नमेंट एजेंसी। अगर ये तीन लोगों को सर्विस दी जा रही है, किसके साथ, सिक्योरिटी सर्विस, अगर सिक्योरिटी सर्विस ये तीन लोगों को दी जा रही है तो ऑलवेज वो चीज़ एग्जेम्प्ट रहेगी। क्या चीज़ मैंने कहा सर, वो चीज़ एग्जेम्प्ट रहेगी, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इसके अलावा कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो वो पर्सन में आप ध्यान रहे सर, वो पर्सन क्या रजिस्टर है, रजिस्टर है तो आरसीएम लगेगा, अगर वो पर्सन अनरजिस्टर है तो एफसीएम लगेगा। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर सर्विस दे रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन इसके अलावा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो सिंपली क्या लगेगा, एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 15 पे आ जाइए। एक्टिविटी नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट, कहता है यहाँ पे कि अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं, अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है, वही हमने जो आगे अभी पढ़ा सिक्योरिटी में कि कोई भी पर्सन चलेगा लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस नहीं देगा। ठीक है, तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस कोई भी पर्सन दे रहा है सिवाय बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन दे रहा है। और किसको दे रहा है सर, बॉडी कॉर्पोरेट को ही दे रहा है। ठीक है, मतलब कि देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन लेने वाला ऑलवेज बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से 6% आपका टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे चीज़ें लिखवा दूँ आपको, वो चीज़ ज़रूर से लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल से रिलेटेड ये पॉइंट है आपके पास में। सबसे पहले तो देखिए मैंने नॉर्मल जो आपकी बुक में लिखा है वही पॉइंट लिखा कि अगर सप्लायर कोई भी है, बीसी के अलावा, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी सप्लायर है और बॉडी कॉर्पोरेट को ही सर्विस दे रहा है तो ऑलवेज आरसीएम लगेगा। और आरसीएम में कितना परसेंट लगेगा, तो यहाँ पे परसेंटेज गिवन है 6%, यहाँ पे गिवन था क्या, 5% लगता है। अच्छा ये छोड़िए, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, वही लिखिए आप। बेसिकली अगर सप्लायर जो है बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी सप्लायर है और बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, किस चीज़ की सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, तो ऑलवेज ध्यान रखिए 5% यहाँ पे जीएसटी लगेगा। 5% जीएसटी लगेगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, 5% यहाँ पे क्या लगेगा सर, जीएसटी लगेगा। ठीक है, 5%। इसके बाद कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट अगर निकला तो सामने वाला जो सर्विस देने वाला पर्सन है वो बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो एफसीएम लगेगा। मतलब कि इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी हो जाए तो एफसीएम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो ये आपकी एफसीएम लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हुआ, कोई अदर पर्सन हुआ तो भी एफसीएम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे 5% टैक्स रेट लगेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रहे सर, यहाँ पे सप्लायर जो आपका जो है, यहाँ पे सप्लायर जो है यहाँ पे सर्विस का सप्लायर, उसे यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है सर। जिससे आरसीएम के अंदर सप्लायर को ऑप्शन दिया जाता है, क्या चीज़, एक ऑप्शन दिया जाता है वही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करने का। अगर सप्लायर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है, और अगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करेगा, ठीक है, अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करना चाहता है तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, क्या आईटीसी चाहिए, ठीक है, आईटीसी आपको चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल जीटीए की तरह, जीटीए में भी मैंने कहा था सर अगर आईटीसी चाहिए, ठीक है, आईटीसी चाहिए, और दूसरा ऑप्शन है आईटीसी नहीं चाहिए।
ठीक है। अगर आईटीसी नहीं चाहिए तो फिर 5% है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जीटीए की तरह। ठीक है। अगर आईटीसी चाहिए तो आपको 12% यहाँ पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो बिल्कुल जीटीए की तरह सेम रेट है कि अगर आपको यहाँ पे सिंपली आईटीसी नहीं चाहिए तो वही वही परसेंट है, 5%, 5%, 5%। लेकिन अगर आईटीसी चाहिए तो 12% आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो आपके पास में काम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहे वो लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे पढ़ते हैं। अब बिल्कुल एंड पे है। लास्ट एक्टिविटी जो है वो आपकी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसे सिंपली रीड करके छोड़ दीजिए, इसे रीड करके छोड़ दीजिए, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ आपका रिवर्स चार्ज जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सिंपली अपने क्विज़, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। यहाँ पे इतना जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। ठीक है, रिवीजन पर्पज़ के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वीडियो को 3-4 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो एकदम से क्लियर हो जाए, प्रोविज़न आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए।